जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आइए, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है ना। क्योंकि आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए अध्याय यानी कि चैप्टर पहला यानी त्रिकोणमिति हम पढ़ा चुके हैं पूरा आपको चैप्टर 8.1 से लेकर के 8.4 तक, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो जाइए वहाँ पे आप लोग देखिए क्लास को, एकदम क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 13 तक, है ना। कुल 13 क्लास में हम पूरे त्रिकोणमिति को बहुत ज़बरदस्त तरीका से पढ़ाए हैं। तो बच्चों आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये चैप्टर हमारा होगा रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि नंबर के बारे में। इंट्रोडक्शन क्लास होगा बच्चों आज। कल के क्लास से हम कल के क्लास में हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, कहाँ से आता है रियल नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, इन सारा बातों का जो है ना आज पूरा एकदम ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जुड़ जाइए, सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, आपका ये विजेता सीरीज में एकदम पूरा गणित जो है ना एकदम खतरनाक तरीका से पढ़ाया जाएगा। चलिए, लगा हुआ है बोर्ड पे रियल नंबर का, यहाँ पे है ना, वास्तविक संख्याएं। बच्चों ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी कोई रेडी हो गए हैं तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए बोल दीजिए, रेडी हैं? जी सर रेडी हैं, रेडी हैं। तो देखते हैं यहाँ पे रियल नंबर क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे रियल नंबर का हम जो है ना बोर्ड पे आपका लगा दिए हैं कि एकदम पूरा एक खतरनाक तरीका से देखिए यहाँ पे सजा के बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, मस्त एकदम आइटम लाए हुए हैं कि कहाँ से रियल नंबर आया, कहाँ से कौन सा नंबर निकला, सारा चार्ट बनाया हुआ है एक तरह से। और जो है फिर पहले तो हम इस चार्ट को समझेंगे, उसके बाद जो है बारी बारी से सब नंबर का डिफिनेशन भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बस सर यहाँ पे इसको बता के निकल जाएंगे, जी नहीं, एकदम हर एक का डिफिनेशन अभी आएंगे बारी बारी से। चलिए पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो देखो क्या होता है। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या। क्या होता है ये? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र का मतलब क्या होता है कि सब मिला जुला संख्या, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकल के आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बेटा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बेटा, एक रियल नंबर और एक आ गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। तो भैया वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, है ना। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या, है ना, काल्पनिक संख्या। तो सीधा सीधा बात जानना है, डिफिनेशन याद रखने का कोई जरूरी नहीं है। आइए हम अपने भाषा में सीखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम साक्षात देख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ये मार्कर है भैया, ये साक्षात है ना। ये घड़ी है तो हाँ वास्तव में ये है। अगर मान के चलिए, अगर हम अभी सोचे कि हम अभी हेलीकॉप्टर पे हैं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं अच्छा हम अमेरिका में घूम रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम हैं तो वास्तव में यहाँ, तो हम ख्यालों में घूम रहे हैं कि भाई हम अमेरिका में हैं, हेलीकॉप्टर पे सैर कर रहे हैं, है ना, गोवा वाला बीच पे जाके घूम रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बात को, है ना, ऐश्वर्या राय से हमारा शादी हो रहा है ना, तो अभिषेक बच्चन डंगेबो करेगा, है कि नहीं है। तो ये सब चीज का जो हम ख्यालों में सोचे, सपनों में जो बात आए, वो होता है काल्पनिक, और जो हकीकत में हो रहा है वो होता है वास्तविक। तो हम ऐसे अब हम क्या कहेंगे, जो हकीकत में है वास्तविक संख्या होता है, जो ख्यालों में है उसको काल्पनिक संख्या कहेंगे, जी नहीं। तो गणित के भाषा में इसको बोलते हैं कि जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, है ना, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसे संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? दैट्स क्लियर। आइए तो हम देखें यहाँ पे कि सम्मिश्र संख्या से ही दो संख्या निकल के आता है। एक होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे है ना, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, और जिसे संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं, है ना, ख्वाबों की बात हो रहा है
तो वो काल्पनिक हो जाता है। तो भैया इसको ख्वाबों को रखिए, इसको हम जो है ना फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, जो वास्तव में है जो नंबर, उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वास्तविक संख्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वास्तविक संख्या से ही 2 नंबर निकल के आता है ना। वास्तविक संख्या से ही क्या निकल के आता है? 2 नंबर निकल के आता है। कौन कौन? तो वास्तविक संख्या से निकल के आता है पहला, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या। चलिए तो देखिए अब जानेंगे बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। सब 9th क्लास का चीज है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहां भी आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछता है ना। और ऐसा नहीं, बहुत सारा बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है कि भाई अपरिमेय क्या है, परिमेय क्या है। अब √4 परिमेय है कि अपरिमेय है? बहुत सारा बच्चा मार देगा कि सर रूट लगा हुआ है अपरिमेय होगा, है ना। तो सब बात सीखेंगे, आइए, ठीक है। तो अब देखेंगे वास्तविक संख्या से ही निकल के आता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या से ही निकल के आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकल के आता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q क्या हो? 0 नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हम जान गए कि परिमेय और अपरिमेय, सारा इसका डिफिनेशन बताएंगे। सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि ये कहां से निकल के आया। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही 2 नंबर निकल के आता है, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। वास्तविक से 2 नंबर निकलता है, रियल और रियल नंबर और अरे भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या से ही भाई निकल के आता है 2 संख्या, है ना। चलिए परिमेय संख्या का ही 2 बेटा, फिर परिमेय संख्या का 2 बेटा, एक हो जाता है पूर्णांक इंटीजर्स और एक हो जाता है भिन्न या दशमलव, है ना। इसको कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आते हैं पूर्णांक पे, है ना। किस पर? तो पूर्णांक पे। तो देखेंगे बाबू यहाँ पे पूर्णांक जो है, पूर्णांक में क्या होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है और जो है पूर्ण संख्या भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा हम समझेंगे कि जैसे कि क्या कह रहा है कि पूर्णांक, है ना, पूर्णांक, एक सेकेंड, हाँ, अरे यार, पूर्णांक, हद है, हाँ, अभी भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया? हाँ, पूर्णांक क्या बोला गया पूर्णांक में? आइए तो यहां समझते हैं जरा सा। पूर्णांक में देखेंगे कि क्या कहते हैं, पूर्णांक एक नेगेटिव संख्या और एक क्या है? तो पूर्ण, यानी होल नंबर। तो पूर्णांक होता क्या है कि पूर्णांक जो है आपका जैसे कि 0 है ना, 0 से हम बढ़ते हैं इधर पॉजिटिव, इधर होता है पॉजिटिव संख्या और 0 के बायां साइड होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो 0 से बढ़ेंगे दाहिना साइड 1 2 3 4 डॉट 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 बढ़ते चलेंगे। 0 से बायां साइड आएंगे -1 -2 -3 डॉट 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 बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल होता है पूर्णांक। पूर्णांक 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अभी बोला गया कि पूर्णांक में जो है, पूर्णांक को 2 भागों में बांटे। एक तो 0 से इधर क्या है, इसको बोल देंगे हम ऋणात्मक संख्या, है ना। ये हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। और 0 से जब इधर बढ़ेंगे तो जब हम 1 से बढ़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या, लेकिन जब 0 को भी साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले कि पूर्णांक से 2 नंबर निकल के आता है। कौन कौन सा? एक तो ऋणात्मक और एक पूर्ण संख्या। बस यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ, है ना, कि ऋणात्मक से 2 नंबर निकल के आया, पूर्णांक से 2 नंबर निकल के आया। एक तो हमारा क्या, ऋणात्मक संख्या, दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए अभी ऋणात्मक को रखते हैं साइड में। देखिए पूर्ण संख्या से ही
निकल के आता है हमारा 0 और प्राकृतिक संख्या, है ना। चलिए छांटने के लिए आना चाहिए। देखिए पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में भी बोले क्या कि जब हम 0 से शामिल कर लेंगे, गिनती को जब 0 से शामिल करते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। और जब 1 से लिखा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब प्राकृत संख्या में ही शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो वही बात है, पूर्ण संख्या में जब 0 निकल के आ गया यहाँ पे, है ना, 0 निकल के आ गया, है ना, 0 यहाँ पे, शून्य बच गया। क्या? तो बच गया नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे बाबू यहाँ पे, इधर ये वाला हो गया। थोड़ा सा हम अपरिमेय को भी, इधर भिन्न को भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहीं से आपका निकल के आता है परिमेय संख्या का पूर्णांक को समझ रहे थे। अब पूर्णांक में ही एक हमारा है भिन्न। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भिन्न को। भिन्न जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत भिन्न और एक होता है अशांत भिन्न। ठीक है, तो शांत भिन्न को कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत भिन्न को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो शांत होता है वैसा भिन्न जिसको कि भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो उसको कहते हैं शांत। और जो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, आप देखे होंगे कि भाग देते हैं, जैसे हम 1/3 को 3 से भाग देंगे तो 10.33333 आते रहेगा, या 10 के बाद बदल बदल के नंबर आता है, तो वो क्या होता है? अशांत भिन्न होता है। अगर कभी ऐसा होता है कि 1/2 को भाग देंगे तो 0.5 पूरा पूरा कट जाता है ना, तो वो हो जाता है क्या? हमारा शांत भिन्न। तो भिन्न को भी यहाँ पे हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे शांत भिन्न और एक पढ़ेंगे अशांत भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। दूसरा बात यहाँ पे क्या जान रहे थे कि पूर्णांक से ही निकल के आया नेगेटिव, यहाँ पे 0 और प्राकृत संख्या। अभी 0 को रखेंगे, 0 को कुछ नहीं करना है। प्राकृत संख्या बाबू, प्राकृत संख्या से ही निकल के आता है हमारा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सारा कहां से आता है? तो प्राकृत संख्या से आता है ना। आइए एक बार देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को कहते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 सर etc एक्सेट्रा, है ना, चलते रहेगा ये प्राकृत संख्या अनंत तक। तो हम देखेंगे कि इसी से निकल के आता है हमारा क्या? सम संख्या। यानी कि ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, वैसी संख्या जो 2 से भाग लगे सम संख्या हो गया। तो देख रहे हैं ना, इसी में छिपा हुआ है सम संख्या। अगर विषम संख्या बोलेंगे तो इसी में देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी में है विषम संख्या। तो ये कहाँ है? प्राकृत संख्या का ही, है ना, क्या कहते हैं? परिवार है। प्राकृत संख्या का ही कह सकते हैं परिवार है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब प्राकृत का ही। अगर हम बोले अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या से ही निकल के आता है क्या? क्या आता है? प्राकृत संख्या से ही निकल के आता है आपका सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एरो दे करके कि आपका ये सम हो गया, है ना, विषम हो गया और अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो ये सब किसका परिवार है? तो प्राकृत संख्या का ही परिवार है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चार्ट को समझ लिए होंगे। बोर्ड पे जो हम यहाँ पे चार्ट में एकदम आप लोगों के लिए सजा के लिखे हुए हैं। तो चलिए, तो अगर आप समझ लिए हैं तो आइए अब सभी का डिफिनेशन हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। सब का डिफिनेशन, एकदम टेंशन फ्री रहना। पहले हमको समझाना था कि कौन सा संख्या कहाँ से निकल के आया। ठीक है, अब सबके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में जानना है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, तो वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं?
चलिए, वास्तविक संख्या, यहां लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या क्या है? तो सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी कोई डैश हेडिंग डालेगा वास्तविक संख्या दे करके, है ना, लिखेगा। हम लिखा रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है ना। क्या लिखे हैं? क्योंकि क्या वास्तविक संख्या से ही निकल के आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम क्या लिखे हैं कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए हम एक और इसका डिफिनेशन दिए हैं। ठीक है, अगर ये डिफिनेशन आपको समझ में नहीं आए, है ना, ये नहीं समझ में आए, मान लेते हैं लंबा है याद नहीं रहेगा, अपना भाषा में लिखे हैं, है ना, एकदम ध्यान रखें आप लोगों का कि जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, अभी बताए थे, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है यानी लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे में दिया हुआ है √3, है ना, क्या है? तो वास्तविक संख्या है, इसको हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं। 2/3 √15 4/11 0 -5 +2 7/12 ... इत्यादि। ये सभी जितना भी दुनिया में नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। इसीलिए दुनिया का जितना भी नंबर है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। क्लियर? चलिए, काल्पनिक संख्या भैया क्या है? तो हम यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं काल्पनिक संख्या, जल्दी से हेडिंग डालिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बराबर, है ना, चलिए लिखेंगे काल्पनिक संख्या जल्दी कि जिस संख्या रेखा पर, है ना, कह रहा सॉरी, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। लिखेंगे कि जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए जैसे में लिखा हुआ है कि हम -√3 -√15 -√2, है ना, वैसा हम नंबर जो क्या हो? पूर्ण वर्ग नहीं हो, है ना, जिसका कि पूरा वर्ग नहीं निकलता है और वो रूट में है, उसमें माइनस लगा देंगे तो वो हो जाएगा काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्लियर? चलिए, एक एक डिफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे, एकदम जितना भी हमारा यहाँ पे चार्ट में था सारा जो है ना एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आते हैं परिमेय संख्या, जल्दी से आप लोग अब हेडिंग डालिए फटाफट, पहले इसको खत्म कीजिए। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, एकदम सिंपल साधारण भाषा में डिफिनेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है जहां Q क्या हो, जैसे P/Q को, है ना, यहाँ लिखे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब लेकिन Q जो है, Q ये जो है ना 0 नहीं होगा, है ना, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तथा P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 के लिए यहाँ पे रोक लगा हुआ है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, है ना, P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे में हम लिखे हुए भी हैं कि 3/5 5/8 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2, है ना। आप कहोगे क्या कि सर 2 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो भाई है। क्यों नहीं है? क्यों है ये? क्योंकि ये जो 2 है कुछ नहीं रहेगा नीचे में तो 1 रहेगा, 1 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, है ना। ये देखो, इसको ऊपर वाला P हो गया 2 और नीचे वाला क्या हो गया? ये 1, नीचे वाला 1 क्या हो गया? Q हो गया, है ना। तो देख रहे हैं ना, 2/1 कुछ नहीं है नीचे में तो 1 दे दिए, तो 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 3 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो भैया है, 0 परिमेय संख्या है ना, 0 परिमेय संख्या है। आइए यहाँ पे जानते हैं
जीरो जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है। हम ये बोले हैं कि ऊपर वाला जीरो हो जाए लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। क्योंकि 0/1 क्या होता है? तो जीरो होता है, तो जीरो परिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि पाई क्या है। बहुत बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। और एक बात जान लो, यहाँ ये VBI मार लो, है ना। इतना बार ये पाई के विषय में पूछा जाता है, पाई कि आदमी जो है ना, मतलब हर साल, इस बार भी हमको लगता है इस बार भी पूछा गया था पाई के बारे में कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, एकदम भौकाल बने ले रखता है। तो याद देखो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पाई जो होता है ना बच्चों, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, या दशमलव में अगर लिखते हैं तो होता है 3.141, इसी तरह से होता है ना। तो खैर चलो दशमलव वाला को अभी रखने देते हैं, पहले अभी यहाँ परिमेय और अपरिमेय का बात करते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये 22/7 जो है ये P/Q के रूप में है ना, P/Q के रूप में है। तो हम देख रहे हैं कि P का मान 22 है और Q का मान जो है 7 है, तो 22/7 P/Q के रूप में है। तो ये 22/7 क्या हो गया? 22/7 परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम जो है पाई को हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। पाई को क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए पाई जो है हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आज से ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पाई का ही तो मान है 22/7, है ना, पाई का ही तो मान है 22/7। तो अगर 22/7 परिमेय संख्या है तो पाई भी परिमेय संख्या हो जाता है ना, होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग याद रखेंगे कि 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। जीरो क्या होता है? जीरो एक परिमेय संख्या है ना। उसके बाद देखिए पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। आइए एक दो बात और जानते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जानेंगे क्या कि √4 क्या होता है। √4 परिमेय की अपरिमेय, है ना, √4। तो अब देखेंगे √4 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, है ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया जैसे कि 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगर ये जो है 1, 4, 9, 16, अगर हम इस पर रूट लगा दें, तो भैया ये क्या हो जाएगा? एक √1 का हो जाएगा, √1 क्या हो जाएगा? 1। √4 का जो है, जब √4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है टूट जाएगा ऐसे 2 × 2 में। √4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2। जब रूट के अंदर में 2 नंबर रहे तो एक नंबर को जब हम बाहर निकालते हैं तो रूट हट जाता है ना। 9 है तो ये 3 × 3 है तो बाहर निकल जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि √4 क्या है ना, दिखने में लग रहा है कि रूट में है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है। √9 क्या है? परिमेय संख्या है। √16 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम 2 में लगा देंगे, है ना, लेकिन जब हम √2 में लगा देंगे, √2 में अगर रूट चढ़ा दिए तो ये हो जाएगा क्या? अपरिमेय। 3 पर रूट चढ़ा दिए, ये हो जाएगा अपरिमेय। 5 पर, यानी कि जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 5 को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना, तोड़ ही नहीं सकते हैं परफेक्ट नंबर में। तो √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, है ना। √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे √7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। √16 क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, है ना। सर बीच में आप जो है ना ब्रेक लगाते हैं। √16 है ना, क्या? तो √16 का निकल जाता है भैया 4 का स्क्वायर है, इसीलिए √16 परिमेय संख्या। ध्यान देंगे, है ना, फ्लो में नहीं बह जाएंगे। √9 क्या? परिमेय की अपरिमेय? जल्दी बताओ, परिमेय की अपरिमेय? तो √9 हो जाएगा परिमेय, क्योंकि √9 3 का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा इसका वैल्यू 3, तो 3 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन √3 क्या हो जाएगा?
तो √3 हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब डिफिनेशन पे आते हैं, है ना। यहाँ पे चलिए परिमेय संख्या जान गए यहाँ पे कि परिमेय संख्या लिखा हुआ है आपका दशमलव में भी दिया हुआ है 3.12 है ना। तो 3.12 का मतलब क्या, 3.2 दिया हुआ है, दशमलव हटेगा 1 और दशमलव के बाद एक अंक है 0, यानी ये हो जाएगा 32/10। तो क्या हो गया 3.2 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए और अब देखिए क्या है, √9, एक रूट वाला भी डाले हैं ना। √9 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि √9 बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा। 22/7 क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जान गए कि परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, है ना। और जहां q 0 नहीं होता है उसे परिमेय। हम परिमेय संख्या पे इसीलिए इतना टाइम दिए क्योंकि बाबू यहाँ से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। ध्यान रखिएगा, लगभग 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपका सिर्फ ये परिमेय संख्या से आएगा, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय के साथ साथ हम अपरिमेय भी समझ गए कि भाई जब परिमेय क्या है और अपरिमेय। तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे रूट भी, है ना, जिसे रूट से बाहर नहीं किया जा सकता। देखिए एकदम आपका ध्यान रखा गया है, ये भी हम बोल दिए हैं कि पहला तो लिखे हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। और ये बात भी लिख दिए हैं जिसे रूट से बाहर नहीं, वैसा नंबर जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये अपरिमेय। √3, √5, √7, है ना, √7, √11, है ना, √13, इसी तरह जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ है यहाँ पे पाई भी लिख दिए, है ना। पाई भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया है। अब पूर्णांक जानते हैं। पूर्णांक क्या है ना, इंटीजर्स। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स। पूर्णांक तो वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी माइनस या शून्य हो सकती है लेकिन उसमें दशमलव या भिन्न नहीं होगा। मतलब जो भी नंबर होगा पूर्णांक में पूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि 0.3 जो है पूर्णांक हो जाएगा, 1.4 पूर्णांक हो जाएगा। जी नहीं, भिन्न या दशमलव पूर्णांक नहीं होता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 सभी को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, अभी जस्ट बताए थे, है ना। इससे पहले जब हम चार्ट समझा रहे थे वहां भी समझाए, एग्जाम्पल में भी लिख दिए हैं। देखिए 0 यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 से इधर बढ़ेंगे पॉजिटिव संख्या, इधर बढ़ेंगे नेगेटिव संख्या। देखिए 0 की तरफ इधर बढ़े 1 2 3 ... इन्फिनिटिव अनंत तक, और 0 से बायां इधर बायां साइड -1 -2 -3 ... इन्फिनिटिव। तो हम ऋणात्मक, धनात्मक और 0 सभी को क्या कह सकते हैं भैया, पूर्णांक। स्वाहा। ठीक है, पूर्णांक खत्म। चलिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो भैया प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती में जो भी आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ से गिनती करते हैं, स्टार्ट 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं और अनंत तक पहुंचते हैं। तो जब हम 1 से गिनती करके अनंत तक पहुंचते हैं तो वही गिनती के संख्या, जितने भी गिनती में संख्या में नंबर आता है वही क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनाइट तक, है ना। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलो छोटा छोटा चीज है ये सब, एकदम जानते चलेंगे। पूर्ण संख्या क्या है भाई, पूर्ण संख्या तो शून्य से शुरू होकर आगे बढ़ने वाली सभी गिनती संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। या हम अपने भाषा में कह दे कि प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, है ना। यानी कि जब गिनती के संख्या हमको 1 से स्टार्ट करते हैं तुम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... है ना, इन्फिनाइट, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में भी है 0 1 2 3 4 ... इन्फिनाइट।
ठीक है, अनंत तक चलता है। समझ में आ गया होगा। सम संख्या वे संख्याएं, सम संख्या सॉरी सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो। एकदम मजा में, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है उसे कहते हैं सम संख्याएं। जल्दी से लिखो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये क्या है, सम संख्या। देखो बहुत सारा बच्चा है ना, नहीं आता है तो उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। भैया नोट में लिखे हैं, यदि किसी बड़ी संख्या, मान के चलो बड़ा नंबर है, सर आप तो बता दिए 2, 4, 6, 8, 10 ये है सम संख्या। अगर आएगा 542 आ गया, है ना, 5 लाख आ गया सर, 5,96,000 है ना, 930 आ गया, कैसे होगा सर, वो सम होगा कि विषम होगा? तो ध्यान है ना, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। तो यह नोट में लिखे हैं बाबू, नोट नंबर 1 कि यदि किसी बड़ी संख्या के अंतिम अंक, अगर नंबर कितना भी बड़ा हो, है ना, कोई मैटर नहीं करता है, अगर कोई बड़ी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, कितना भी बड़ा संख्या है, अगर उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वह संख्या क्या होगी, सम होगी। वह संख्या क्या होगी, सम होगी। अगर हम अभी पूछे तुम लोग से कि बताओ यहाँ पे 3, 4, 8, 9, 2, है ना, तो ये संख्या कितना हो गया, देख रहा है 34,892 है। तो बताओ ये सम है कि विषम है ना? कहोगे सर अभी जस्ट पढ़ाए थे कि अंतिम अंक अगर 2 आएगा तो सम होगा। देखे अंतिम में 2 है, फटाक से क्यों हम जाएंगे इसको 2 से भाग लगाने के लिए। अंतिम अंक 2 है तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया, सम संख्या हो गया, है ना। फिर नंबर देते हैं 50, इधर दे दिए आपको 20, है ना, क्या दिए तो आपको दिए 50,820। क्या है, सम है कि विषम है? सर अभी आप बताए कि अगर अंतिम में 0 आएगा तो सम हो जाएगा, है ना, 0 है तो इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या हो गया, सम हो गया। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से जान गए कि सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, है ना। और डेफिनेशन में क्या है, वे सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, ठीक है, उसे सम संख्या। विषम संख्या में आते हैं, बस इसका उल्टा, वे सभी संख्याएं जो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, है ना, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, ये सब क्या है, तो विषम संख्याएं हैं। ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सब संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। देखिए नोट में फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट में एक मिनट, हाँ नोट में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, अरे चलो नोट में लिखा हुआ है 1 में कि यदि किसी बड़ी संख्या का अंतिम अंक, देखिए इसमें भी हम अगर बड़ा नंबर रहे तब कैसे पहचानेंगे कि विषम है कि सम है, तो देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे। यदि किसी बड़ी संख्या के अंतिम अंक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, है ना, अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो, है ना, तो वे संख्याएं विषम कहलाएगी। वे संख्याएं जैसे हम बोलेंगे 5, 3, 8, 9, 1, है ना। सर बताइए यहाँ पे 93,891 है, सॉरी 53,891 है, तो ये सम है कि विषम है? तो काहे ला भैया जाएंगे उतना जानने के लिए, हम 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, देखना है। अंतिम अंक 1 है ना, सर बताए हैं हमको कि अंतिम में अगर 1 आएगा, 3 आएगा, है ना, 5 आएगा, 7 आएगा, 1, 3, 5, 7, उसके बाद क्या है जी 9 आएगा, ये सब आएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो एक के अंतिम में क्या आ रहा है, 1, संख्या विषम हो गया। फिर से दूसरा नंबर 4, 8, 9, 6, 5, संख्या विषम है कि सम है? देख रहे हैं कि अंतिम में 5 है सर, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो बस देखना है अंतिम अंक। क्लियर है? चलिए हाँ, तो एक बात देखिए यहाँ पे ये भी लिखे हैं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो 1, है ना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या,
तो क्या बताएंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना। लेकिन अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जाए तो 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो 1 से कटता है या फिर वो स्वयं खुद से कटता है ना, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लिखा हुआ भी होगा 2 गुणनखंड होते हैं यानी 1 और स्वयं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम अपने भाषा में इसको बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वो कौन कौन सी संख्या है, तो 2 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है ना। ये सब संख्या क्या होता है, 1 से कटता है और खुद से कटता है। लेकिन 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 ये जो 2 है सम संख्या भी है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आपको ज्यादातर पूछेगा क्या कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। बच्चा कंफ्यूज करता है यहाँ पे इसलिए क्योंकि उनको याद है क्या कि 2 तो सम संख्या भी है ना, 2 क्या है, सम संख्या भी है। लेकिन 2 सम संख्या होने के बावजूद भी यह एक अभाज्य संख्या भी है। हम इसको कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है ना, 2। तो 2 जान गए अभाज्य संख्या क्या होता है, वे सभी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11 है ना, 13, 19, 17, 13, 17, 19 इत्यादि। चलिए अब एक बात ध्यान रखना है, कह रहा है क्या कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी, है ना, कुल कितनी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछ देता है आपको डायरेक्ट, तो याद रखना है, खोजिएगा वहां पे जाकर के, नहीं खोजना है ना, हम है ना बता रहे हैं, याद रखना है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएगी। तो बच्चों 1 से 100 के बीच जो है ना कुल 25 जो है अभाज्य संख्या आता है, याद रखना है ना, एकदम नोट कर लेना है कि 1 से 100 के बीच कुल कितने 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो बताना है 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। कुल कितने होती है, 15 अभाज्य संख्या। आप लोग देख लीजिएगा 1 से लेकर के 50 तक में कि कौन कौन 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। देखिएगा कुल 15 गो ऐसा संख्या होगा जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो 1 से 25 के बीच में 15 अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच में तो 25 अभाज्य संख्या, है ना। चलिए तो क्या सर आगे भी पूछेगा, बिल्कुल आगे भी पूछेगा, है ना। देखिए तो आगे क्या पूछेगा, अभी जस्ट आप लोगों को बताए आप लोगों को कि सबसे छोटी क्या सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो तीसरा नंबर में वही बात है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, ठीक है। याद रखेंगे इन बातों को, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, ध्यान रखेंगे, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या क्या होता है, दोनों एक ही है, कहीं संयुक्त दे देगा और कहीं क्या दे देगा, तो भाज्य दे देगा। तो कैसे जानेंगे भाई साहब कि ये भाज्य क्या होता है। तो भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होता है, जिसका यानी कि वैसी संख्या जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे, या हम कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे, है ना, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, ठीक है। हम लिखे भी हैं यहाँ पे कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत तो जो है ना एकदम ऑब्जेक्टिव में बाबू आएगा, इसीलिए हम इतना बक रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना, बार बार बोल रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है कि सर चाहिए चैप्टर पे स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो कहेगा वहाँ पे जा सर तो हमको चैप्टर पढ़ाए, अभाज्य संख्या पढ़ाए नहीं है ना, तो वहाँ पता चलेगा, ठीक है। चलो एक बार बता दो तुम लोग यार, मजा आ रहा है, मजा है ना, मजा आ रहा है आपका इस विजेता सीरीज में, मजा आ रहा है। तो जाइए आप विजेता सीरीज को, है ना, एक बार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को
और उन सभी दोस्तों तक एक बार शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे जो है ना गणित जो है कमज़ोर है, उसका गणित यानी कि क्लास 10वीं का मैथ बहुत कमज़ोर है, डरता है गणित से, बोलिए कि आए हैं यहाँ पे विजेता सीरीज में जो है ना सर बहुत तगड़े रूप से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जाओ भाई वहाँ सीरीज को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एकदम मस्त तरीका से गणित को पढ़ो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे संयुक्त संख्या क्या होता है, तो वे सभी संख्याएं जो क्या होता है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आइए जानते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या अभाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या। जैसे में हम लिखे हैं कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये तो एग्जाम्पल दे दिए, तो समझेंगे सर कैसे, समझेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं पहले कि सर एक बार 3 ही लेकर के चेक करते हैं कि 3 जो है, अब 3 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम, मेरा डेफिनेशन कहता है यहाँ पे, रूल कहता है कि 2 से अधिक होना चाहिए गुणनखंड। तो 3 जो है कौन कौन से नंबर से कटेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 3 1 से कटेगा और 3 खुद 3 से कटता है। तो 3 का जो गुणनखंड हुआ 1 और 3 यानी 2 ही गुणनखंड हुआ, तो 3 अभाज्य हुआ नहीं हुआ। तो चलो भाई हटाओ इसको, 4 लेते हैं 4, तो देखते हैं कि 4 जो है 1 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है, 4 जो है 4 से भी कटेगा, है ना। तो देखे क्या कि 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, यानी 1 2 3, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ इसका। तो 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो इसीलिए 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। अगर पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होता है ना। 6 लेते हैं, है ना, देखेंगे हम एक बार 6 भी लेकर के देखते हैं कि क्या सर 6 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। देखिए 6 जो है 1 से कटता है, 6 2 से कटता है, 6 3 से कटता है, 6 6 से भी कटता है, 1 2 3 4, मतलब कुल 4 गो गुणनखंड हो गया, यानी 2 से अधिक हुआ तो 6 भी क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। आप किसी को भी चेक करेंगे तो आप आराम से जो है ना देख लें। तो वैसा नंबर जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। और कहेगा क्या, दूसरा नंबर में क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो देखो तो यहाँ से 4 6 8 और यही एक 9 जो है जो कि क्या है, विषम है, विषम। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप लोग कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्याएं 9 है, स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सह अभाज्य संख्या के तरफ, है ना। सह अभाज्य संख्या क्या होता है देखते हैं बाबू, आ जाइए यहाँ पे, है ना। सह अभाज्य संख्या, सभी कोई हेडिंग डालेगा सह अभाज्य संख्या। बताओ जल्दी से, पता है किन्हीं को सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो सह अभाज्य संख्या, यदि 2 संख्याओं का मौस 100, है ना, वीवीआई मार लो ना, क्या जाता है वीवीआई, नहीं पूछागा तब बताना हमको, है ना। अगर नहीं आए ऑब्जेक्टिव में तब कहना हमको इससे क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्या से, ठीक है। ध्यान से देखो, यदि 2 संख्याओं का मौस 100 का मतलब HCF, यदि जब 2 संख्याओं का HCF 1 होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में लिखे हैं 2 3, है ना, उसके बाद 11 13, 16 19, 25 19, मतलब वैसा 2 संख्या का जोड़ा लेंगे और उसका HCF निकालेंगे, HCF, उसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या, है ना। जैसे कि अगर हम 2 और 3 लिए तो देख रहे हैं कि 2 का गुणनखंड होता है क्या, 1 और 2, 3 को भी अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 में, तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्या में मिले, क्या मिला, 1 मिला, सिर्फ 1। तो इसीलिए 2 और 3 का HCF क्या हो गया, 2 और 3 का HCF 1 हो गया, तो 2 और 3 क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या, है ना। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि
क्वेश्चन पूछेगा कि सह आभास संख्याओं का मौसो क्या होता है या HCF क्या होता है। ऑप्शन में रहेगा 0, 1, है ना, 2, है ना। तो क्या मारेंगे, सर बताए हैं, है ना, याद रखना कि सह आभास संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है ना। दो संख्याओं का जब मौसो क्या हो, 1 हो, तो उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। चलिए आइए युग्म संख्या, युग्म आभास संख्या। युग्म आभास संख्या क्या होता है, जब दो क्रमागत आभास संख्या, है ना, 2 के अंतराल के साथ हो तो युग्म आभास संख्या होता है। मतलब वैसा आभास संख्याओं का जोड़ा, वैसा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसमें कि दोनों का अंतर यानी डिफरेंस कितना का हो, 2 का हो, उसे कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या, है ना। जैसे देखो तो 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, तो 3, 5 क्या हो गया, युग्म अभाज्य संख्या हो गया। 5, 7, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, और 5, 7 का अंतर क्या है, तो ये हो गया युग्म आभास। 5, 7 का अंतर क्या है, तो 2 का अंतर है, तो ये हो गया युग्म आभास संख्या। अब देखो 3, 2 और 3 दोनों तो क्या है, अभाज्य है। क्या 2 और 3 का अंतर क्या है, 2 है, नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 क्या हो गया, युग्म आभास संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे वैसी दो आभास संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर क्या हो, 2 का अंतर हो, उसे युग्म आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे हैं 3, 5, 7, 3, 5, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, क्या बहुत सारा हो सकता है। चलिए यहां तक तो हमारा कहानी खत्म होता है संख्याओं के बारे में। अब आता है चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, उसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा भाई साहब, है ना, उसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा। तो चैप्टर वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग वहां पे HCF निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। तो HCF जो निकालेंगे यूक्लिड विभाजन आएगा, वहां पे क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन होता है जब 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी कि मान लिए कि A और B क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिखे हैं यहाँ पे डेफिनेशन कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है जहां A बराबर BQ प्लस R, जहां A बराबर BQ प्लस R। तो ध्यान रखेंगे यही हमारा सूत्र है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से क्या होगा, तो छोटा होगा, है ना, B से क्या छोटा होगा। और A जो है A हमेशा बड़ा होगा B से। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे। ये हमारा यूक्लिड विभाजन का क्या है, सूत्र है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, है ना। एक्चुअल में बच्चों ये है क्या, ये A है हमारा भाज्य, B क्या है, तो भाजक, Q क्या है, तो भागफल, और R क्या है, तो शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीखे क्या, यूक्लिड विभाजन, है ना, क्या सीखे, यूक्लिड विभाजन। तो आइए यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के बारे में जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, है ना, A बराबर BQ प्लस R। जहां बताए क्या कि R जो है ना, R ये 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बराबर। R का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और B से हमेशा क्या होगा, तो B से हमेशा छोटा होगा, B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यही बात तो यहाँ पे हम लोग सर पढ़े थे, है ना, कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है, R क्या है, 0 से बड़ा या बराबर, और B से क्या है, छोटा है, B से क्या है, तो
छोटा है, ठीक है। तो वही तो लिखे हैं भाई, r का मान क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा है। लेकिन यहाँ a है और b है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि a हमेशा बड़ा होगा b से, है ना। जब दो संख्याओं का HCF निकाला जाएगा तो वहाँ पे अगर मान के चलिए यूक्लिड विभाजन से दे देंगे आपको क्या कि 343 और जो है आप जो है 49 का क्या कीजिए HCF निकालिए, HCF। तो हम इसको क्या करेंगे, A मानेंगे, है ना, बड़ा वाला को, और ये छोटा वाला को B मानेंगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। और ये याद रखेंगे, है ना। डायरेक्ट बाबू पूछ देता है एग्जाम में, ये फॉर्मूला ही पूछ देता है ना। या फिर कह देगा कि ये A बराबर BQ प्लस R, तो कौन सा ये सत्य होगा, तो हम ये याद रखेंगे R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। एकदम इसको बाबू याद रखना, है ना, याद रखना, बात मानो तुम लोग तो एकदम फायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कुछ बातें जानेंगे। इसमें नोट में लिखे हैं कि नोट में लिखा गया है यहाँ पे कि यह दो धनात्मक पूर्णांक का HCF यानी मोह ज्ञात करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन जो हम लोग पढ़ते हैं ये मोह यानी HCF ज्ञात करने की तकनीक है, ठीक है। क्या है, तो HCF कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, A और B मान लेते हैं कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, नंबर है, और B भी कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक नंबर है। तो ये अब ये A गुना B, जब A गुना B जो होगा HCF और LCM के बराबर होगा। तो किसका HCF LCM, यही A और B का जब HCF निकालेंगे और A B का LCM निकालेंगे, तो जब HCF और LCM को गुना करेंगे और वो संख्या A और B को गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो वो इसीलिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं कि A गुना B जो होगा ये बराबर होगा किसके, तो HCF और LCM के गुना के बराबर होगा। किसका, यही AB का HCF और AB का LCM को जब गुना करेंगे और AB को जब गुना करेंगे तो दोनों नंबर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, कभी ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको कि इसमें से एक संख्या दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए A दिया हुआ रहेगा, A दिया हुआ रहेगा, है ना, A दिया हुआ रहेगा, B नहीं दिया हुआ रहेगा, और HCF और LCM दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि B बताइए क्या होगा, है ना। तो जब गुना में है A, इसको भेज देंगे उधर तो ये हो जाएगा भाग में, तो B बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM बटे A, यानी पहली संख्या दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या ये है ना, कुछ है मान लेते 3 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, HCF गुना LCM दिया हुआ रहेगा तो कहेगा दूसरी संख्या निकालने के लिए, है ना। तो अब आपको जब HCF दिया हुआ रहे, है ना, सॉरी HCF पूछा जाए और दो संख्या दिया हुआ रहे और उसका LCM दिया हुआ रहे, तो HCF बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल बटे LCM। जब LCM पूछा जाए तो LCM बराबर हो जाएगा क्या, तो दोनों संख्या का गुना बटे HCF, ठीक है, दोनों संख्या का गुना बटे HCF। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, आइए सीखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा क्या है, तो A B था, हम लोग X मान लेते, दो संख्या है मेरा X और Y, है ना, और इसका HCF और यहाँ साइड में लिखते हैं HCF ऑफ XY, है ना, और LCM ऑफ XY, ठीक है, LCM ऑफ XY। तो यहाँ से बच्चों हमको जब ये संख्या एक हमारा जो है कि Y दिया हुआ रहे और HCF और LCM दिया हुआ रहे, तो कहेगा क्या कि बताइए पहली संख्या ये X निकालिए, तो X बराबर हो जाएगा क्या, तो HCF गुना LCM, है ना, ये हो जाएगा। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, है ना, मान लेते हैं ये दोनों संख्या है और इसका HCF है ये और LCM हो गया, है ना। तो ये जो है ना दोनों संख्या यानी कि X गुना Y जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो HCF ऑफ XY गुना LCM ऑफ XY के बराबर होगा, LCM ऑफ XY के बराबर होगा, है ना। जब इसमें से हमको क्या कहा जाएगा, ये HCF और LCM दिया हुआ रहेगा और ये Y दिया हुआ रहेगा और X पूछा जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा HCF
है ना, ऑफ एक्स वाई गुना एलसीएम ऑफ एक्स वाई। अब बटे में क्या हो जाएगा जी, ये y इधर आ जाएगा तो भाग में, है ना, भाग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब कभी क्या कहेगा कि y हमको निकालने के लिए कहेगा और ये x और HCF एलसीएम दिया हुआ रहेगा, तब क्या होगा, तो तब जाके आपका हो जाएगा y जो है निकालने के लिए कहेगा, तो यहाँ हो जाएगा HCF ऑफ एक्स वाई गुना एलसीएम ऑफ एक्स वाई, है ना। अब बटे में हो जाएगा क्या, तो x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जब एक्स वाई, है ना, जब इस तरह से निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, कभी ऐसा रहेगा, कभी ऐसा होगा कि ये दोनों x और y का मान दिया हुआ रहेगा और एलसीएम दिया हुआ रहेगा, HCF पूछेगा, HCF बताइए क्या होगा, है ना, तो HCF पूछेगा तो क्या निकालेंगे, HCF बराबर हो जाएगा x गुना y अब बटे एलसीएम, है ना। कभी एलसीएम निकालने के लिए पूछ देगा, एलसीएम, और दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे x गुना y बटे HCF, है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी पहले से। इसी को समझाने के लिए हम इतना कहानी जो है ना बोल रहे थे कि ये जो है ना, ये a और b क्या है, एक संख्या है और इसी का HCF और LCM है ये, तो ये दोनों संख्या का गुना HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो HCF बराबर हो जाएगा यानी कि a गुना b बटे LCM, LCM बराबर हो जाएगा a गुना b बटे HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, अगर कभी a पूछ दिया जाए a, तो a बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM अब बटे में हो जाएगा b, है ना। a बराबर पूछ देगा तो HCF गुना LCM बटे b, या कभी b बराबर पूछ दिया जाएगा, b बराबर तो हो जाएगा HCF गुना LCM बटे a, है ना, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए अब देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है क्या कि अब हम कुछ का एक चीज़ हम लोग देखें वहाँ पे कि शांत और अशांत के बारे में, शांत और अशांत के बारे में कि कैसे जानेंगे कि कोई भिन्न शांत होगा कि अशांत होगा। पढ़े हुए थे यहाँ पे, है ना, कि बताइए भैया कि ये 1/2 जो है शांत है कि अशांत है ना। अब जो है 3/5 जो है शांत है कि अशांत है ना। 3/4 शांत है कि अशांत है ना। तो जब भाग देंगे तो पता चलेगा तब ना, बिना भाग दिए कैसे जानेंगे, है ना, बिना भाग दिए कैसे जानेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखेंगे कि ऊपर वाला को कहते हैं हर, ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को कहते हैं हर, है ना। ये भिन्न में है तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। अगर हर हमारा, है ना, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, अगर इस फॉर्म में है तो भिन्न शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो तो भिन्न शांत आवृत्ति का होगा, है ना। और दूसरा लाइन में लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न का हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं हो तो भिन्न अशांत आवृत्ति का होगा। भिन्न क्या, तो अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। कैसे जानेंगे कि अगर भिन्न के हर जो है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ तो भिन्न शांत होगा, अन्यथा अगर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। बाकी इसको जो है हम जब चैप्टर में आएंगे वहाँ क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया तरीका से वहाँ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना बात याद रखना है। चलिए कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ ये सारा लगभग चीज़। हाँ, तो हम बच्चों यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को एकदम कंप्लीट करा दिए हैं। पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पूरा जो भी संख्या आना था, जो भी है ना संख्या था,
तो कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सारा सम संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य जो भी आना था, सह अभाज्य, है ना, सब दिखा दिए, आराम से सारा पढ़ा दिए। आप लोग इसको घर में पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम 1.1 से ही स्टार्ट करेंगे, जी नहीं, इस क्लास को भी करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ ही से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा सह अभाज्य संख्या का जो है ना एचसीएफ क्या होता है, तो वहाँ जो फिर तो आपका फट जाएगा ना, हालत ख़राब हो जाएगा। तो इस क्लास को करना ज़रूरी है। पूछ देगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, अगर आप नहीं इस क्लास को कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। वहाँ तो हम नॉर्मली ऐसे बोल देंगे ऐसे, है ना, लेकिन है ना अगर बढ़िया से समझना है तो आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है ना देखना बहुत ज़रूरी है ना, ये क्लास देखना आपको बहुत ज़रूरी है, तब आप संख्या के बारे में समझ पाएंगे। तो अब अगले क्लास में जो है ये रियल नंबर का हम जो है ना क्लास नंबर जो है यहाँ पे 2 जब हमारा होगा उसमें हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसमें जितना भी संख्याओं के बारे में जानना था वो जाने, और जो है क्या कहते हैं कुछ फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन होता है, वास्तविक संख्या में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं, इन सारी बातों को हम सीख चुके हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग जो है अगले क्लास में जो है अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को आप लोग अच्छे से कीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बच्चों जय हिंद।